नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। जो लोग कश्मीर में आतंकियों की लड़ाई को आजादी की जंग कहते हैं, जो लोग आतंकवादियों की मौत को कुर्बानी बताते हैं, वो कश्मीर के हीरो हैं या कश्मीर के विलेन? ताल ठोक के आज ये सवाल इसलिए क्योंकि कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के पिता फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग कश्मीर में लड़ रहे हैं, उनकी जंग आजादी के लिए है, उनकी मौत कश्मीर के लिए कुर्बानी है और वो वतन की आजादी की खातिर जान दे रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि कश्मीर के साथ 1931 से लगातार धोखा हो रहा है। सवाल यह है कि कश्मीर से धोखे के लिए जिम्मेदार कौन है? अब्दुल्ला परिवार ने कश्मीर पर करीब 30 साल तक राज किया और 30 साल के राज के बाद भी फारूक क्या दूसरों पर कश्मीर को धोखा देने का आरोप लगा सकते हैं? क्या फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में देशद्रोह भड़काकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या फारूक आतंकियों की मौत को कुर्बानी बताकर सैनिकों के बलिदान का मजाक नहीं उड़ा रहे? तो आज ताल ठोक के पूछेंगे कि आतंकवादियों की लड़ाई को आजादी की जंग बताने वाले फारूक अब्दुल्ला की सोच क्या देश के संविधान में आस्था रखने वाले नेता की सोच मानी जा सकती है? क्या फारूक अब्दुल्ला सिर्फ राजनीति के लिए अलगाववादियों की जुबान बोल रहे हैं? क्या फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के युवाओं को गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहे? और क्या कश्मीर के असली विलेन वही हैं जो आतंक को कुर्बानी की संज्ञा देते हैं? बच्चे कुर्बानी दिवान तुम चाहे MLA बनूं या MP बनूं या मिनिस्टर बनूं, तुम कुर्बानी दिवान असली पनुन हक जिंदगी दिन वो चुकते दिन वो चुक से मगर या तो वतन आजाद करने खातिर दिमाग Then we find that the local population somehow is not becoming supportive of the actions of the security forces. If they want to continue with these acts of terrorism, displaying flags of ISIS and Pakistan, then we will treat them as anti-national elements and go helter-skelter for them. They may survive today, but we will get them tomorrow. दुश्मन न हून दुश्मन न हून दुश्मन मगर दपान दोनों मुल्कन अस करियो इंसाफ तल करो इंसाफ हम अर्थज में तुम वाद करो तम तो मचलो तुम Are they allowed to fire bullets? What is the pellet bullet? 300 children today have lost their lives, boys, girls, 10 years old, 12 years old. Can you forgive them? जैसा समय होता उसके मुताबिक वो बयान देते हैं, जैसा मौसम हो मुताबिक उसके दीवाना हूँ मैं, मार्च में बुलबुल हूँ मैं, जुलाई में परवाना हूँ मैं। ये उनका हमेशा से बयानात का सिलसिला रहा। कि फारूक साहब का बयान सिर्फ अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए होता है। जब वो पावर में होते हैं तब इनको ऐसे एंटी नेशनल बयान याद नहीं आते, लेकिन अब वो पावर से बाहर हैं तो इसलिए उनको एंटी नेशनल बयान याद आ रहे हैं। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या कश्मीर के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला? दूसरा सवाल, कश्मीर में आतंक की जंग कुर्बानी कैसे? तीसरा सवाल, आतंक को कुर्बानी बताने वाले कश्मीर के असली विलेन? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या कश्मीर में देशद्रोह भड़काने से चमकेगी राजनीति? तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए कौन कौन से खास मेहमान हैं। हमारे साथ आज जुनैद मट्टू हैं, जो प्रवक्ता हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व बैंकर हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, और फारूक अब्दुल्ला ने जो बात कही है उस पर वो अपनी पार्टी की राय रखेंगे, अपनी पार्टी का रुख साफ करेंगे। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं
भारतीय जनता पार्टी के, वैसे पेशे से डॉक्टर हैं और पार्टी की केंद्रीय समिति का हिस्सा हैं, ओडिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभय कुमार दुबे हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड गौरव आर्य हैं, जो जाने माने डिफेंस एनालिस्ट हैं, लेखक भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं। और सुशील पंडित हमारे साथ हैं, वो को फाउंडर है रूट्स इन कश्मीर संस्था के, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और जेएनयू के पूर्व छात्र हैं। आप सबका स्वागत है आज ताल ठोक के कार्यक्रम में। जुनैद मट्टू साहब, जो बात फारूक अब्दुल्ला ने कही, उन्होंने कहा आज अगर हमारे बच्चे कुर्बानी देते हैं, वो एमएलए या एमपी या मिनिस्टर बनने के लिए कुर्बानी नहीं दे रहे, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उनका मानना है ये ज़मीन हमारी है और वो इसके मालिक हैं। सर, ये किसकी तरफ से बोल रहे हो? भारत की तरफ से या किसी और की तरफ से? वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं, हमारी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। वो भारत की तरफ से क्यों बोलेंगे? वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन तो हैं नहीं। भारतीय तो हैं या भारतीय भी नहीं मानते अपने आप को? वो उनका बयान तो एज प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर से उनकी पार्टी का ही स्टैंड बयान करेगा ना। आप देखिए, आपकी सोच अलग हो सकती है, हमारी हो सकती है, और नेशनल व्यू पॉइंट अलग हो सकता है, स्टेट व्यू पॉइंट अलग हो सकता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, अगर आप मुझे 2 मिनट दें, मैं अपना पॉइंट रख दूं, उसके बाद तो मुझे पता है बाकी भी पॉइंट रखेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि ये जो लोग हैं, जिनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, जो नौजवान हैं, जो मरे हैं, अभी जो कुछ 100 के करीब लोग मरे हैं, वो आतंकवादी नहीं मरे हैं, वो अनआर्म्ड सिविलियंस मरे हैं। उनमें से सब स्टोन पेल्टर भी नहीं थे, उनमें से काफ़ी लोग सिविलियंस थे जो कोलैटरल में मरे हैं। तो एक सेंस ऑफ ग्रीवियंस है, एक सेंस ऑफ एंग्स्ट है यहाँ पे, एक आक्रोश है यहाँ पे। और कश्मीर के लोग बिल्कुल ये मानते हैं कि उनका एक सियासी हक है, वो किसी और स्टेट की तरह नहीं है। अगर वो कहना गलत है, अगर सच को कहना गलत है, अगर झूठ कहना ही अच्छाई है इस दौर में, अगर झूठ कहना ही अच्छा हो और झूठ कहना ही नेशनल एक सर्विस मानी जाती है, तो फिर शायद उनका सच कहना प्रॉब्लम है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल सच कहा है। आपको सच कड़वा लगे या ना लगे, लेकिन उनका फर्ज बनता है कि वो सच कहें। जुनैद मट्टू, हालांकि आपको बता दूं, एक समय सीमा होती है हमारे यहाँ, 1.5 मिनट का समय हम सबके लिए रखते हैं, लेकिन आज हम हटा दे रहे हैं इसको। हम सीधा आपसे सवाल करने के लिए इस घड़ी को हटा दे रहे हैं। आज आपने कहा कि उनकी एक सियासी सोच हो सकती है, वो उस सियासी सोच को रखना चाहते हैं, उनकी एक एंग्स्ट हो सकती है, वो अपनी वॉइस को प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। आप में भी वो एंग्स्ट होगी। आपने अपनी वॉइस को प्लेटफॉर्म देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी को चुना। वो पार्टी चुनाव लड़ती है, इस देश के सिस्टम का एक हिस्सा बनती है, उसको लोग मान्यता देते हैं कि नहीं देते हैं? और अगर मान्यता देते हैं तो फिर इसलिए देते हैं कि वो बंदूक उठाने वालों को मान्यता दे। और फारूक अब्दुल्ला इतने सीनियर पॉलिटिशियन होके मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, मुख्यमंत्री के बाप हैं, वो लड़कों को कहें बजाय कि चुनाव लड़ो बंदूक उठा लो कहें, और फिर आप कहें कि हम उनका व्यू पॉइंट अलग है, उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। देखिए, अगर कहने से बंदूक छोड़ दो चुनाव लड़ो, वो ये सब छोड़ दें और चुनाव लड़ने के लिए आगे आ जाएं, तो आप तो 20 साल से चला रहे हैं फिर इतनी जोर से फुल वॉल्यूम पे, फिर तो उन्हें छोड़ दी होगी बंदूक आपके चलाने से। नहीं छोड़ी ना। 70,000 लोग मरे, वो वापस नहीं हटे ना, कुछ बदला नहीं यहाँ पे। आपके लिए कहना बड़ा आसान है कि करते रहो, आइडियोलॉजिकल व्यू पॉइंट आगे रखते रहो, या तो आप नेशनल हो या तो आप एंटी नेशनल हो। लेकिन जनाब, इंसानी जान का भी तो कोई एक वैल्यू होता है। अगर 70,000 लोग किसी रियासत में मरे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना ये है कि हम स्टोन पेल्टिंग को सपोर्ट नहीं करते, हम वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते, हम बंदूक को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये नौजवान अगर बंदूक उठाने पे मजबूर होता है तो आप सिम्टम को ट्रीट मत कीजिए, आप देखिए कि इसकी मजबूरी क्या है। हाँ, ये बंदूक उठाने को मजबूर होता है, क्या तो हम उसको कहें? क्या दिल्ली में 500 है ना सर? दिल्ली में 500 रुपए के लिए कोई मरने के लिए तैयार होगा? 400 रुपए के लिए मरने के लिए कोई तैयार होगा? सर, नहीं होगा तो आपको जवाब दे होना चाहिए ना। 30 साल आपने वहां सरकार चलाई सर। उनके बाप मुख्यमंत्री थे, उनका बेटा मुख्यमंत्री था, वो खुद मुख्यमंत्री थे। 6 महीने लंदन में गुजारते हैं सर। कम से कम कश्मीरियों को इस लायक बना देते कि वो 500 रुपए के लिए जान देने को नहीं खड़े हो जाते। आपने खुद कहा समय सीमा नहीं। अब आप मेरा जवाब सुनिए। एक तो वो जो आपका है कि लंदन में समय गुजारते ना, एक बड़ा एक घिसा पिटा आरोप है, मैं इसमें जाना नहीं चाहूंगा। एक पर्सनल आरोप क्या है सर? सच्चाई है। दूसरा आपने कहा है, आरोप क्या है इसमें? दूसरा आपने कहा है, जुटलाया जा सके। दूसरा आपने कहा है, दूसरा आपने अपने बच्चे को आप सर सीएम के लिए कैंडिडेट बनाते हो, दूसरे के बच्चे को कहते हो अल्लाह के रास्ते में जा रहा, जा बंदूक लेके जा बेटा। सुनिए, बड़ी अच्छी बात है सर। ये अल्लाह को मत लाइए इसमें।
कीप रिलीजन आउट ऑफ इट, कीप क्यों रिलीजन सर? आउट ऑफ लिखा है, उन्होंने बोला है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। सुनिए, मैं पढ़ के सुनाता हूं उन्होंने क्या बोला सर। आप सोचते हैं कश्मीर में बोला, किसी को समझ में नहीं आएगा। मैं तर्जुमा लेके बैठा हूं सर, पूरा का पूरा उसका, मुझे जो उन्होंने बोला। मुझे पता है, मैंने नहीं सर, आप अपने बच्चों को बोलते हैं चुनाव लड़ो, सीएम बनो, दूसरे के बच्चे को बोलते हो अल्लाह के रास्ते पे चल रहे हो, बंदूक लेके चलो, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। आपने उनके पिता का कहा कि वो मुख्यमंत्री थे, आप ये कहना तो भूल गए कि हिंदुस्तान ने, दिल्ली की हुकूमत ने उनके पिता को जब वो मुख्यमंत्री थे तब 20-22 साल जेल में रखा। सर मुख्यमंत्री थे लेकिन अपने को प्रधानमंत्री समझते थे आजाद कश्मीर का, ये भूल जाते हैं आप, ये हटा देते हैं सिलेक्टिवली। आपने पढ़ा नहीं है ना, मसला ये है, आप सीधा आके स्टूडियो में बैठ गए। हाँ सर, आपने तो पढ़ लिया ना, आपने तो पढ़ लिया ना सब कुछ, इसलिए आप मुझे बता रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। पढ़ लिख के सर अगर आप ये डिफेंड कर रहे हैं कि जो लड़के मर रहे हैं वो अल्लाह के रास्ते में मर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए ऐसी पढ़ाई पे। मैं आपसे सवाल करता हूं, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री किस साल तक होता था? सर मैं यही तो पूछ रहा हूं, किस साल तक होता था, ये पता होने के बावजूद अगर शेख अब्दुल्ला अपने आप को इस हैसियत से समझते थे कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं और इस देश की सरकार ने उनको जेल में डाला, तो क्या गलत किया? आप और हम तो ये कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला को भी जेल में होना चाहिए, जो लड़कों को भड़का रहे हैं ऐसे कि जाओ बंदूक लेके उतर जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। देखिए, जेल में भरना आपका काम नहीं है, फिर आप जेलर होते, आप यहाँ पे कहाँ न्यूज एंकर होते, वो कानून का काम है। किसी को लगता है किसी को जेल में होना चाहिए, जाके कानून का दरवाजा, मेरा अधिकार है कि ऐसी राजनीतिक पार्टी के किसी नेता के बयान पे मैं अपना ओपिनियन रखूं और उसकी बात को चैलेंज करूं। आप करिए ना फाइल। ये देखिए, जेल में भरने की धमकी को ओपिनियन नहीं कहते सर, ये कोई डिबेटिंग, मैं धमकी नहीं दे सकता सर, आपको एफआईआर मैं धमकी नहीं दे सकता, मैं केवल ओपिनियन दे सकता हूं। मैंने ओपिनियन दिया। गौरव आर्या, अगर इनको लड़कों को लड़ाना ही है, अगर इनको लड़कों को यही कहना है कि जाओ बंदूक लेके उतर जाओ, तुम नई पीढ़ी हो, बंदूक से नहीं डरते, मौत का डर नहीं है, मुल्क की आजादी के लिए मैदान में है, ये सवाल क्या इस तथ्य से ढक जाएगा कि इस देश में प्रधानमंत्री कब तक होता था कश्मीर का? ये तो आज तक अपने को प्रधानमंत्री से कम समझने को तैयार नहीं है। ये कहते हैं इस मुल्क की आजादी के लिए मैदान में है। जब ये मुल्क कह रहे हैं कश्मीर को, तो फिर ये अपने आप को सदर रियासत नहीं समझते तो क्या समझते हैं? वजीर आजम नहीं समझते तो क्या समझते हैं? ये साहब अपने को खुदा समझते हैं। मैं आपको बताता हूं, इनका ये सिर्फ फारूक अब्दुल्ला साहब की परेशानी नहीं है, ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ ये। जितने भी हुर्रियत वाले हैं, आप इनके बच्चों को देखिए, जो आसिया अंद्राबी है उसकी बहन को देखिए, कोई बैठी है, उनकी बहन बैठी है साहब आपके इधर कोलालमपुर में, किसी की GK2 में गोठी है, ये सब। और अगर कश्मीरी भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आम कश्मीरी बच्चे, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि चलिए, अगर आप मानते हैं कि आपकी जंग जायज़ है तो चलिए, एक मिनट के लिए मैं समझ लेता हूं कि आपकी जंग जायज़ है, लेकिन आप इनसे पूछिए जो आपको मरवाते हैं, ये CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी के सामने डाल के, इनके खुद के बच्चे करोड़पति अरबपति हैं। किसी का बेटा रावलपिंडी में डॉक्टर है, ISI के कंट्रोल के अंडर, कोई मलेशिया में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई बंबई में बैठा है। अरबों रुपए आपके खून की ये लोग खेती कर रहे हैं, आपके खून की। और इनसे पूछिए ये लोग क्या कर रहे हैं, आपके साथ जुल्म ये लोग कर रहे हैं। आप लोग अगर आर्मी को दोष देते हैं, चलिए मैं समझ सकता हूं कि आर्मी के खिलाफ आपकी शिकायत है, लेकिन इनसे तो पूछिए जो आपके रहनुमा हैं, जो आपके कायदीन हैं। इन लोगों ने 70 साल से आप लोगों को मरवाया है। अब फारूक अब्दुल्ला साहब को ले लीजिए। फारूक अब्दुल्ला साहब को अगर हिंदुस्तान के साथ इतनी बड़ी परेशानी थी, तो इन्होंने क्यों नहीं अपने बच्चे उमर अब्दुल्ला को बोला कि बेटा तुम हथियार उठाओ? 30 साल राज करा, सेंटर में मंत्री रहे, स्टेट में मंत्री रहे, इनके पिताजी मंत्री रहे, इनके बेटे मंत्री रहे, और उमर अब्दुल्ला का अगर कोई बेटा होगा वो भी मंत्री होगा। ये लोग नहीं छोड़ने वाले, और आप लोगों को बोलेंगे जाओ पत्थर फेंको और सेना के सामने बढ़ जाओ। ये कहां का इंसाफ है? सुशील पंडित, आप हाथ उठा रहे थे, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? मैं केवल उनको ये याद दिलाना चाहता हूं कि जिस बच्चे ने बंदूक उठाकर वतन की हिफाजत का काम किया, उसका नाम था लांस नायक मोयुद्दीन राथर। वो अनंतनाग का था, वो गुजरांवाला से नहीं आया था यहां लड़ने, वो इसी धरती का बेटा था। वो कल शहीद हुआ है। उस जो उनके साथ शहीद होने वाले लोग हैं, उसमें एक का नाम है सिपॉय रोहित सिंह गुर्जर, और दूसरे का नाम है श्रीजित। ये हुए हैं कल शहीद वतन की हिफाजत के लिए। आप जिन बच्चों के हाथ बंदूक पकड़ा करके उनको अल्लाह के रास्ते में भेजते हैं, आप उनको कैनन फॉडर किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इनको लगता है कि कश्मीरी में बयान देके बच जाएंगे। इन्होंने 3 महीने पहले बयान दिया था कि हुर्रियत वालों के साथ एक हो जाओ। तब भी उन्होंने यही कहा था कि मौका आ गया है। ये ऐसा नेता है जो हमेशा मौका ताड़ता है।
इनके कुनबे में हर कोई मौका ताड़ता रहा है। आपने जिक्र किया इनके वालिद साहब का और इनके बेटे साहब का, ये तीनों इसी तरह की बयानबाजी के लिए बदनाम हैं। ये दिल्ली में, जम्मू में, श्रीनगर में और लंदन में तरह तरह के बयान देते हैं, तरह तरह का रंग बदलते हैं। इन लोगों ने आज इस पूरे प्रदेश को और इस पूरे देश को इस आग में झोंका है। और आज वक्त आ गया है कि जो राह 20 साल के लिए शेख अब्दुल्ला को दिखाई गई, वो राह फारूक अब्दुल्ला को और उमर अब्दुल्ला को दिखाई जाए। बिल्कुल ठीक, वेरी वेल सेड। 20 साल जेल रहने के बाद शेख अब्दुल्ला को अक्ल आई थी। ठीक सर। तो 1975 में मुख्यमंत्री बने थे। ठीक। हाथ जोड़ करके वापस आए थे। ठीक ठीक ठीक। संबित पात्रा, ऐसी विल पावर है सरकार में, इतनी हिम्मत है? देखिए, यही ऑपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस चंद दिनों पहले जब जनरल बिपिन रावत जो हमारे आर्मी के सेनाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि अब बक्सा नहीं जाएगा, तो ये लोग कह रहे थे सेनाध्यक्ष अपने आप नहीं बोल रहे हैं, ये तो सरकार सेना अध्यक्ष के सामने खड़ी होकर बोल रही है। और जब सरकार ने बहुत सख्त कदम उठाए जम्मू कश्मीर में, तो सरकार के ऊपर 4 उंगली उठाकर अभी मट्टू जी और बाकी जो इनके नेता हैं ये हम पर चिल्ला रहे थे। देखिए, ये वही फारूक अब्दुल्ला है जिन्होंने 3 महीने पहले कहा था ये जो पीओके है ये क्या हिंदुस्तान के बाप का है। आज मट्टू साहब घर जाके फारूक अब्दुल्ला को फ़ोन करके बोल दीजिएगा, हाँ हिंदुस्तान के बाप का है और हिंदुस्तान लेके रहेगा। आपको अगर शिकायत है कि हिंदुस्तान का नहीं है तो धिक्कार है आप जैसे लोगों के ऊपर। इन लोगों को तो मक्कार कहना चाहिए। खाते हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं। अरे मट्टू साहब, आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, आप अभी कह रहे थे हिंदुस्तान ने शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर दिया, ये नहीं कह सकते थे कि हमारे देश ने गिरफ्तार किया। आप पूरे डायलॉग में, आप अगर ध्यान से मट्टू साहब के डायलॉग को भी देखेंगे, आपको उसमें एक बाइफर्केशन नजर आएगा। कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान को अपना वतन नहीं मानते हैं। और वही रिफ्लेक्शन फारूक अब्दुल्ला के 30 साल रूल करने के बाद भी केवल सत्ता के लोलुपता के कारण फारूक अब्दुल्ला के उसमें भी, भाषण में भी उन्होंने कहा कि अपने वतन के लिए कुर्बानी देते हैं, मतलब भारत के लिए नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए। ये जो बुरहान वानी था ये अपनी कुर्बानी दे के चला गया। अरे कमाल है। आप हमसे चिल्ला चिल्ला के रोहित सरदाना से पूछे थे क्या कर रही थी हिंदुस्तान, इतने वर्षों तक क्यों नहीं इन बच्चों को संभाल पाई। मैं आपसे पूछता हूं क्या कर रहे थे आप? 30 साल से बाप, उसके बाद बेटा, उसके बाद बेटा, यही लोग राज कर रहे थे। क्या कर रहे थे आप? आपके साथ जो केंद्र में भी बाप, उसके बाद माँ, उसके बाद बेटा, ये सारे बाप माँ बेटा मिलकर कर क्या रहे थे, ये आप बता दीजिए इस डिबेट में अगर कुछ किया है तो। ठीक है। अबे दुबे, कांग्रेस देश के साथ है या फारूक अब्दुल्ला के साथ है, जो ये कहते हैं कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़के मैदान में हैं, वो बंदूक से नहीं डरते, उन्हें मौत का डर नहीं है, इसलिए उनको गोली और बंदूक की धमकी से कुछ असर नहीं पड़ता? रोहित जी, भारत की संप्रभुता, अखंडता और अस्मिता के प्रति कहा गया एक भी शब्द भारत के खिलाफ कहा गया शब्द माना जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। अरे फारूक अब्दुल्ला साहब, आप क्या कर रहे हैं इतने दिनों से? आपका बेटा क्या कर रहा है इतने दिनों से? आपने कौन सी बंदूक थाम ली? आप तो फिर सारा जीवन सत्ता के इर्द गिर्द हैं और कश्मीर के बच्चों को अलगाव की तरफ ले जाना चाहते हैं। रोहित जी, आज न सिर्फ हमको इस बात का कड़ा विरोध करना चाहिए, अपितु कश्मीर से उठ रही प्रत्येक अलगाव की आवाज, प्रत्येक उस आवाज का विरोध करना चाहिए। चाहे वो महबूबा की आवाज हो, वो कहती है कि हम बुरहान वानी को बचा सकते थे, चाहे वो निर्मल सिंह की आवाज भारतीय जनता पार्टी के हो जो कहते हैं कि बुरहान वानी का एनकाउंटर एक्सीडेंट था, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हिना भट्ट का वो बयान हो जो वो कहती है कि 370 उठाओ हम बंदूक उठा लेंगे, चाहे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद का प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में दिया गया बयान हो, वो कहते हैं आई वॉन्ट टू से दिस ऑन रिकॉर्ड एंड आई हैव टोल्ड दिस टू द प्राइम मिनिस्टर दैट वी मस्ट क्रेडिट द हुर्रियत पाकिस्तान मिलिटेंट आउटफिट फॉर द कंडक्ट ऑफ असेंबली इलेक्शन। क्या इससे गंभीर बयान कोई हो सकते हैं इस भारतवर्ष के खिलाफ? इन सबके खिलाफ हमको कड़ई निंदा का प्रस्ताव करना चाहिए और इन सब लोगों को भारतीय राजनीति लगता है राहुल गांधी रातों रात मैच्योर हो गए हैं। प्लीज राहुल गांधी को चर्चा में ना लाइए, बात भटक जाएगी। अभय दुबे, आपको नहीं लगता 1989 में अगर आपने ऐसे तेवर दिखा दिए होते तो वो हालात नहीं होते जो हो गए आज? आ रहा हूं जुनैद भट्टू आपके पास, ये पूरा कर लें उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। रोहित जी देखिए, बड़ा प्रश्न देश के सामने क्या था जो बार बार भारतीय जनता पार्टी ने उठाया,
वो कहा कि आर्टिकल 370, कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी सर, का 1989 पे आइए ना पहले। चाहता हूं जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी सर, हाँ मैं आ रहा हूं, 5 सेकंड दीजिए। श्यामा प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पे है। सर सुनिए ना, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ फोन लाइन पे है। सर क्या हुआ? अभय जी, शिकायत अभय जी, आज जो अभय जी थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। अभय जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, उनसे हम एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला, आपने एक बयान दिया, आपने कहा आज अगर हमारे बच्चे कुर्बानी देते हैं, वो एमएलए एमपी या मिनिस्टर बनने के लिए कुर्बानी नहीं दे रहे, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जान सबको प्यारी है, लेकिन इनको अल्लाह पे यकीन है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ है, वो उसकी राह में चले हैं। हाँ। ये नई पीढ़ी बंदूक से नहीं डरती, मौत का डर नहीं है, वो इस मुल्क की आज़ादी के लिए मैदान में है। हाँ। सर किस मुल्क की आज़ादी के लिए? सर हिंदुस्तान तो आज़ाद है सर, 1947 से आज़ाद है। देखिए, आप ये जानते हैं कि मेरे वक्त में जब मैं चीफ मिनिस्टर था और वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इन आतंकवादियों से बात की थी और होम मिनिस्टर जो थे अडवाणी जी, उन्होंने टीम भेजी थी और यहाँ पे एक बहुत बड़ी मीटिंग उन लोगों के साथ हुई। वही एक तरीका इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन लोगों से बात करनी पड़ेगी, तभी कोई मामला हल होगा। गोली से मामला हल नहीं होगा। डॉक्टर अब्दुल्ला, मैं आपकी बात से सहमत हो जाता हूँ, गोलियां वो चलाए वो नहीं होगा। आपकी बात से मैं सहमत हो जाता हूँ सर, लेकिन आप अगर लड़कों को ये कह के भड़काएंगे कि तुम अल्लाह की राह पे जा रहे हो, तुम्हें मौत का डर नहीं है, बंदूक से तुम नहीं डरते, तो उनको क्या जरूरत है किसी से बात करने की? सर उनकी तो हौसला अफजाई हो रही है, आप जैसा आदमी कर रहा है। बातचीत तो उस वक्त भी उनने की जब वो गोली चला रहे थे, उनने उस वक्त वो किया। अडवाणी जी जिंदा है, पूछ लीजिए उनसे सर मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है सर, आप लड़कों को भड़का रहे हैं, आपको नहीं लगता क्या? मैं भड़काता नहीं हूँ भैया, ना मैंने कभी भड़काया है। सर आपकी बातें भड़का रही हैं। से खुद खिलाफ हूँ आतंकवाद के। सर आप खुद कह रहे हैं जान सबको प्यारी है, लेकिन इन युवाओं को अल्लाह पे यकीन है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ है, वो उसकी राह में चले। कोई तरक्की नहीं है सर, आपने रिलीजन तक का रंग दे दिया सर उसको। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। सर आप क्या कर रहे थे 30 साल सरकार चला रहे थे जब? क्या सर 30 साल आपकी फैमिली ने सरकार चलाई है, आज आप कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, लड़कों को नौकरी नहीं है, तरक्की नहीं है। ठीक नहीं कर सकता। आतंकवाद को अगर बंद करना है तो बातचीत का रास्ता इस्तेमाल करना है। सर किससे बात करेंगे? इस्तेमाल नहीं करोगे तो चलता रहेगा। किससे बात करें सर? आपसे, जो ये कहते हैं लड़कों को कि बंदूक लेके उतरो और अपने बच्चे को सीएम बनवाते हैं। सर इन लड़कों को क्यों नहीं कहते कि पॉलिटिकल सिस्टम में आओ, अगर बदलना चाहते हो सब कुछ तो? बर्बाद करते हो जम्मू कश्मीर को। डॉक्टर अब्दुल्ला आप है लाइन पे या काट दिया फोन आपने? शायद फोन काट दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कश्मीर को बर्बाद कर दिया, ये कहते हुए उन्होंने फोन बंद कर दिया। जुनैद मट्टू, जिसने सबसे ज्यादा राज किया पूरे परिवार के साथ कश्मीर पे, वो आके हमसे कहे कि कश्मीर को बर्बाद कर दिया। देखिए मैं दो चीज़ें पहले कहना चाहूँगा प्लीज। एक और अभी तक बहुत अच्छा डिबेट हुआ है, किसी ने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, उम्मीद है यही आगे आपको भी नहीं करेंगे। जी शुक्रिया। एक मेरे जो कांग्रेस के दोस्त हैं, इनको मैं ये बता दूं, इनके से 2-3 चीज़ें बता दूं, कड़वी चीज़ें इनको लगेंगी। जम्मू और कश्मीर में जो बेड़ा गर्क हुआ है वो इनकी तंजीम ने किया है। बीजेपी की तो एक वाजपेयी जी की गवर्नमेंट आई, उनने बातचीत यहाँ भी की, पाकिस्तान के साथ भी की, उनका बैगेज ऑफ हिस्ट्री है ही नहीं कुछ कश्मीर में। उनने कॉन्स्टिट्यूशनली कोई अबाउट टर्न नहीं किया, यू टर्न नहीं किया, कोई गवर्नमेंट गिराई नहीं गवर्नर के थ्रू, कोई गवर्नमेंट बनाई नहीं गवर्नर के थ्रू, और ना ही किसी तंजीम के 3 हिस्से करना चाहे। इनने 2-3 बार किया है वैसा, और वो इनको भी पता है। 87 में किया है, 57 में किया है, 72 में करना चाहा, तो उसमें ना जाएं अभी। और अगर इनको ये लगता है कि ये बड़ी बयानबाजी कि हम जी गलत हैं, तो ये बता दें ये अखबार में क्यों बयान दे रहे हैं कि पार्लियामेंट में इनकी पार्टी की मर्जी है कि ये पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारे साथ प्री पोल अलायंस करे। ये यहाँ पे आके बयान देना ठीक है, ये फेयर वेदर फ्रेंडशिप नहीं चलेगा, ये अपॉर्चुनिज्म हमें मत बोलिए अपॉर्चुनिस्ट। आप सर आप पहले अपने गिलाबान में देखिए, आपका भी बैगेज ऑफ हिस्ट्री है। दूसरा संबित जी से बोलना चाहूंगा। जुनैद साहब, आपको पॉलिटिकल से बोलना चाहूंगा, 2 नजर नहीं आया सर, जब आपने 6 साल इनके साथ सरकार चलाई। आज आप आतंकवादियों के कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। आपके सबसे बड़े नेता फोन काट के भाग जाते हैं सर, लाइन छोड़ के, आधी बात करते हुए जवाब देने की बजाय, और आप दूसरे को नारा दिखा रहे हैं कि आप पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म करते हैं। अपॉर्चुनिज्म तो ये है सर जब आप आतंकवादी का कंधा लेने से भी बाज नहीं आ रहे। मैं बताता हूं, पहले मैं आपको बता दूं
प्रोफेशनल जर्नलिज्म डिमांड्स कि अगर आपको उनको लाना था, वो मेरे लीडर हैं, तो एक ही पार्टी से आपको स्पोक्स पर्सन लाने की कोई जरूरत नहीं। वो एक घंटा बैठने को तैयार होते तो आपके पास आता भी नहीं। आपको भी पता है, रिएक्शन के लिए फोन किया जाता है लाइव टेलीविजन में, अगर आदमी तैयार होता है बात करने के लिए तो करता है, लेकिन कब छोड़ के चले जाना है ये उन्होंने बीच में तय किया। दूसरा संबित जी से बोलना चाहूंगा। अच्छा संबित जी, आप हमें जेल में भरना चाहें भर दीजिए, सरकार आपकी है। आप जो करना चाहते हैं कर दीजिए, सरकार आपकी है। कोई और कहता है कि इनको जी वो रास्ता दिखाओ, 22 साल इनको भी जेल में भरो, भर दीजिए ना। हुर्रियत वालों को भी भर दीजिए, हमें भी भर दीजिए। अगर उससे मसला हल होगा तो हम खुद ही आके जेलों में बैठ जाते हैं। आपको लगता है जो 2010 और 2016 में एजिटेशन थी उसको लीडरलेस एजिटेशन कहा गया? कोई लीडरशिप नहीं थी, स्पॉन्टेनियस एजिटेशन थी। हमारे कहने से न वो सड़कों पे आए हैं और ना ही हमारे कहने से वो सड़कों से अपने घरों में जाएंगे। अगर ये मानना, अगर इस सच्चाई को फेस करना बुजदिली है तो हाँ, हम बुजदिल हैं, हम एंटी नेशनल हैं, लेकिन वो लीडरलेस एजिटेशन होती है। आप आइए ना जनाब, बीजेपी एक इतनी बड़ी पार्टी है, आपने कश्मीर में कितने वोट लिए? आपने जम्मू में बहुत अच्छा किया, मैं इस पे बोलना, कश्मीर में कितने वोट लिए जनाब आपने? आपके एक एवरी कैंडिडेट ऑफ योर्स कि हर एक की जमानत जब्त हो गई, वो रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का पूरा कंट्री में। क्यों हुई? बोलिए। क्योंकि यहाँ की पॉलिटिकल लैंडस्केप डिफरेंट है। अब किसी को इंटरप्ट नहीं किया, अब मेरी बारी है तो सुन लीजिए। इश्यूज डिफरेंट है। ठीक है, आपकी वेव थी, आपकी वेव थी, ठीक है साहब, आपने कहा ना कि बहुत अच्छा डिबेट हुआ है, कोई किसी को इंटरप्ट नहीं किया, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, अब मेरी बारी है, मैं सुन लीजिए। इश्यूज डिफरेंट है। देखिए आपके दो, एक बात से मैं सहमत हूं और बाकी पे उत्तर देता हूं। एक बात से सहमत हूं, आपने कहा कि कांग्रेस ने देश का बेड़ा गर्क, कश्मीर का बेड़ा गर्क किया। मैं उसको और एक्सपैंड करके कहूंगा, कांग्रेस ने पूरे देश का बेड़ा गर्क किया। आप उनके मित्र भी थे और अब आप रियलाइज कर रहे हैं। दूसरी बात है, जो आपने मुझसे कहा कि कश्मीर में आपको वोट नहीं मिला, जम्मू में तो मिला, आपने अपने मुंह से एक बहुत बड़े सच्चाई को कबूल किया है। ये आइडियोलॉजिकल बैरियर, ये जिसको आप अभी रोहित जी ने जब कहा कि अल्लाह आपका भला करेगा, आप पत्थर उठाओ और चलाओ, आपके सबसे बड़े नेता जब वो अल्लाह को बीच में ले आते हैं। और मैं रोहित जी को भी याद दिलाऊं कि एक डिबेट में हम बैठे थे बीफ बैन को लेकर, जब इनके बेटे फारूक जी के बेटे उमर अब्दुल्ला ने कहा था कैसे बैन कर देंगे आप जम्मू कश्मीर में, 68% मुस्लिम है। आपको याद होगा, हमने इस पे डिबेट किया था रोहित, याद है मुझे। जब बेटा कहता है कि 68% मुस्लिम है, पिता कहता है अल्लाह के नाम पे पत्थर उठा लो, अल्लाह आपको आपके साथ रहेगा, तो आप बताइए, आप तो रेडिकलाइज कर रहे हो। और जब रेडिकलाइजेशन हो रहा है उसमें आप जैसे बड़े बड़े नेता पत्थर हाथ से छुड़वाने के बदले आप एनकरेज कर रहे हो। तो रेडिकलाइजेशन में तो फारूक अब्दुल्ला का भी हाथ आ गया। सीरिया में क्या हो रहा है? नहीं सुन लीजिए साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। सीरिया में भी रेडिकलाइजेशन हो रहा है। पूरे इस्लामिक, हर इस्लामिक स्टेट में, इस्लामिक कंट्री में आज रेडिकलाइजेशन हो रहा है। बुद्धिमान लोगों को, लिबरल लोगों को, और आप जैसे फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि उस रेडिकलाइजेशन को कम करें। आप तो उसको और बढ़ाने में लगे हुए हो। आपसे एक क्लैरिफिकेशन मांग रहा हूं, इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। मेरे दोस्त सुन लीजिए मेरी बात। आपने उनको मिसकोट किया, उन्होंने किसी को नहीं कहा पत्थर उठा लो, ये एक बहुत ही फ्लूइड लाइंस हो गई है, नहीं तो ये तो सीधा डेफामेशन है। छोड़ दीजिए, डेफामेशन करिए ना, जैसे आप जेल में जाकर बैठ रहे थे, मैं कोर्ट में बैठ जाऊंगा जाके। की बात नहीं कहेंगे, नहीं वो है नहीं सियासत आपकी आपका काम है धमकियां देना। अरे बताओ, हमारा मेरा पटरी में धमकाएंगे भी, फिर बोलेंगे मेरा है भी नहीं। दूसरी डिफेमेशन को धमकी नहीं देना, कर देंगे ना डिफेमेशन। आप लड़ते रहिएगा, तब आप लोगों को तो आदत है सर इन चीजों की। हम धमकी नहीं, आज तो आदत है डिफेमेशन की। आप मुझे बोलिए, आप राम राज्य पे सियासत करें, आपको हर इलेक्शन में अयोध्या याद आ जाए, आपके साध्वी प्रज्ञा जी, आप हिंदुस्तान में राम को भी याद करना गुनाह हो जाएगा। अब राम को क्या याद कर लूं, आप उसमें मुझे ताना मारेंगे। आप लोग इशू को, अल्लाह को याद करना हो, वाहेगुरु को याद करना हो, वो तो एक इंसान की फ्रीडम है। सुना दीजिए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। अगर इसको अल्लाह को याद करना कहा जाता है सर, तो मुझे बताइएगा हिंदुस्तान के कितने मुसलमान ऐसे अल्लाह को याद करते हैं जिसमें उसको याद दिलाते हुए यह कहा जाता है कि तू कुर्बानी नहीं दे रहा, अपने हक के लिए लड़ रहा है, जान सबको प्यारी है, लेकिन जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तो उसी की राह में चल रहा है। और साथ में यह भी कहता है नई पीढ़ी है, उसे मौत का डर नहीं है, बंदूक से नहीं डरती, वो गोली और बंदूक की धमकी से उस पर असर नहीं पड़ेगा। गौरव आर्या, ये भड़काना नहीं है, लड़कों को गलत राह पे ढकेलना नहीं है, तो और क्या है? सर, ये भड़काने के अलावा मैं एक और आपको बता देता हूँ, ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे इन्होंने बोला कि राम राज्य की बात करते हैं, ये वगैरह वगैरह, जुनैद मट्टू साहब ने बोला, ये जो कहते हैं इसको, और काफ़ी लोग जो हुर्रियत वाले हैं और सेपरेटिस्ट हैं, उन्होंने उसको जिहाद का भी नाम दिया है। सब जिहाद
इस्लाम में कहा जाता है कि दीनी फरीदा है, इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन अ मुस्लिम टू वेज जिहाद, एक फ़र्ज़ माना गया है एक तरीके से। अब आप बताएं साहब कि कौन सा हिंदुस्तान का मुसलमान, कश्मीर छोड़ के कौन सा हिंदुस्तान का मुसलमान गया है हथियार उठा के कश्मीर में लड़ने के लिए? कोई नहीं गया, बिकॉज दिस इंटायर थिंग इज अ सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉड। ये ढकोसला है, पहली चीज। दूसरी बात, अल्लाह का नाम लेना अच्छी बात है, भगवान का नाम लेना अच्छी बात है, वाहिगुरु का नाम लेना अच्छी बात है, लेकिन किसी भी भगवान अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे कत्ल गारत पे उतारना लोगों को, मासूम बच्चों को, क्योंकि मासूम बच्चों को वैसे ही वो डिसैटिस्फाइड हैं वहां पे, उनको और ब्रेन वॉश करना, और आपने उनको ये बताना कि बेटा जब तुम हथियार उठाते हो उसके पीछे रिलीजियस सैंक्शन है, एक आशीर्वाद है धर्म का, तुम जाओ लड़ो अल्लाह की राह पे। यह गलत बात है। आप उनको मौत के घाट पे उतार रहे हैं। और अगर आप इतना विश्वास करते हैं, इतना भरोसा करते हैं कि अल्लाह की राह पे, तो साहब फारूक अब्दुल्ला साहब भी मुसलमान हैं, अल्लाह का हुक्म उन पे भी लाजिम है। वो उमर अब्दुल्ला को क्यों नहीं कहते कि बेटा तुम AK-47 उठाओ और इंडियन आर्मी से लड़ो? वो क्यों जाके लंदन में बैठते हैं, श्रीनगर पे आराम से बैठते हैं? अल्लाह तो सबका अल्लाह है, फिर लड़िए, फिर सब लड़िए ना, बच्चों को क्यों भड़का रहे हैं आप? बोले जुनैद मट्टू। फिर आ रहा हूं सुशील पंडित, अबे दुबे आपके पास। मुझसे पूछ रहे हैं सुशील पंडित से? आपसे पूछ रहे हैं सर कि भाई अगर उन्हें हथियार ही उठवाना है तो अपने बेटे से भी उठवा देते सर। उमर अब्दुल्ला के बेटे दिल्ली में संस्कृति स्कूल में पढ़ते रहे सर, बड़े अच्छे से पढ़ाई पूरी करके गए। उन्होंने तो अपने बच्चे को नहीं उतारा कश्मीर में जाके कि जाओ बेटा पत्थर मारो सेना को भारत की। मेरी बात फिर से सुन लीजिए। मैं फिर से बड़ा कामली आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कभी किसी को ये नहीं कहा, ना ही इस बयान दिया है। पहले तो सुशील जी ने ये भी कहा कि कश्मीरी में इसलिए बयान देते हैं क्योंकि कोई समझे ना। ये तो सर हमारा पार्टी फंक्शन में था, कश्मीरी में बोलने तो दीजिए, वो तो गुनाह तस्लीम ना करें। सर बोले आप ना, सुनिए, हमने उनने कर लिया कभी ये ट्रांसलेशन। नहीं कहा है, उनने कभी नहीं कहा। मैं सुन रहा था जब आप फारसी में बोल लीजिए सर, जब हम उसका ट्रांसलेशन कर ही कभी लाएंगे। नहीं कहा था। किस में बोलिए? किसी भी भाषा में बोलिए, ट्रांसलेशन तो फिर हम ले ही आएंगे सर उसका, ताकि पता तो लगे दुनिया को कि आप बंद दरवाजों में क्या कर रहे हैं। नहीं, कोई बंद दरवाजा नहीं था। बंद दरवाजों में आप करते हैं, हम खुलेआम करते हैं। अच्छा, सुनिए। हाँ सर, दिख रहा है सर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कभी ये नहीं कहा था, कभी ये नहीं कहा था, और ना ही कह रहे हैं। और मैं भी एज द पार्टी स्पोक्स पर्सन कह रहा हूँ, वी कंडेम वायलेंस, वी कंडेम द पाथ ऑफ द गन। हम कंडेम करते हैं वायलेंस को, स्ट्राइक। हाँ सर, मैं पढ़ के सुनाता हूँ फिर से आपका कंडेमनेशन में, फिर से पढ़ के कंडेमनेशन से ये आपका निंदा प्रस्ताव में फिर से पढ़ के सुनाता हूँ सर। ये आपका निंदा प्रस्ताव में फिर से पढ़ के सुनाता हूँ सर। दोबारा सुनना चाहिए इस देश के लोगों को। अगर ये निंदा प्रस्ताव है जिसकी आप पहले लाइन से आप डिफेंड कर रहे हैं और ये कह रहे थे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान हमारी पार्टी का ऑफिशियल बयान है, आप कह रहे थे सर। अब मैं पढ़ के सुनाता हूं दोबारा इस देश को सर। अब ये कह के सुनाता हूं कि ये इनका आतंकवाद के खिलाफ निंदा प्रस्ताव है। आप कह रहे हैं हम कंडेम करते हैं, तो आपका निंदा प्रस्ताव ये कहता है अगर हमारे बच्चे कुर्बानी देते हैं, वो MLA MP या मिनिस्टर बनने के लिए कुर्बानी नहीं दे रहे, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। बुरहान वानी सर MLA MP बनने के लिए नहीं लड़ रहा था, वो अपने हक के लिए लड़ रहा था। उनका ये मानना है जमीन हमारी है, वो इसके मालिक है, जान सबको प्यारी है। बुरहान वानी का नाम लिया है सर, मैं ले रहा हूं लोगों को ये बताने के लिए कि ये जिनको बच्चा कह रहे हैं वो कौन है। उन्होंने बुरहान वानी का नाम लिया है। आगे सुनिए सर, मैं कह रहा हूं, मैं ले रहा हूं नाम। नहीं, करिए डिफेमेशन आप इस पे भी। आप सुनिए ना, मैं बोल रहा हूं सर, आगे पूरा तो सुन लीजिए। नहीं, आप पे आप भी सुन लीजिए ना। आगे कितना टाइम क्या आप जैसे लोगों पे डिफेमेशन करेगा बंदा? पूरा तो सुन लीजिए। टाइम का है, आप टाइम निकाल के पत्थर फेंकिए। निंदा प्रस्ताव तो सुनिए ना पूरा सर। निंदा प्रस्ताव में आगे कहते हैं उनका ये मानना है ये जमीन हमारी है और वो इसके मालिक हैं, जान सबको प्यारी है, लेकिन इन युवाओं को अल्लाह पर यकीन है और जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ है और वो उसकी राह में ही चले हैं और इस वतन की आज़ादी के लिए जान दे रहे हैं। इनको अभी हमारा ख्याल नहीं आता, ना उनको और ना इनको। हम इस बात को समझते हैं, ये लड़ाई 1931 से जारी है। हमारे साथ धोखा हुआ, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, ना उनके ना इनके, मगर हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ हो। जो वादे हुए वो पूरे नहीं हुए और अब नई पीढ़ी आई है जो बंदूक से नहीं डरती, मौत का डर नहीं, और वो इस मुल्क की आज़ादी के लिए मैदान में है। इसलिए उनको गोली और बंदूक की धमकी से कुछ असर नहीं पड़ता। इस वतन को बचाना है। जुनैद मट्टू, इसमें बताइए कहां निंदा का शब्द आता है आतंकवाद की? इसमें तो महिमा मंडन है बंदूक का, इसमें तो बंदूक उठाने वालों को हौसला अफजाई की गई है। आप कहते हैं हम निंदा करते हैं बंदूक की? ऐसे निंदा करते हैं सर आप, गले में हार पहना के? फारूक अब्दुल्ला जी डिफॉर्मेशन ना कर दे इनके ऊपर। नहीं, देखिए डेफोमेशन की बात है, फिर तो सिर्फ डेफोमेशन करती रहनी। दिन में आप जैसे 100-150 लोग मिलते हैं, फिर डेफोमेशन ही करनी है। सुनिए मेरी बात, मजाक हो गया, बहुत सीरियसली बात करते हैं। सीरियसली बताइए। निंदा करने का मतलब ये नहीं है
निंदा करने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टूडियो में बड़े रैम्बो स्टाइल में बोल दें, मार दो, काट दो, आतंकवादी सामने आता है, शो हिम द हार्शेस्ट मेजर, वो प्रैक्टिकलिटी नहीं है। सुनिए, कश्मीरी नौजवान, कश्मीरी नौजवान, कश्मीरी लेके बैठा हूं ना सर, नहीं गौरव आर्या लेके बैठा हूं ना सर, रिप्रेजेंट करते हैं ना उनको, वो अपनी कुर्बानी देते हैं वहां खड़े होके, और मौका पड़ेगा तो हम भी दे देंगे। आपकी तरह दूसरे के बच्चे को भड़का के आगे नहीं भेजेंगे कि जा बेटा पत्थर मार, अल्लाह की राह में बंदूक की गोली खा के आ जा। नहीं, और मैं चुनाव लड़ूंगा, सीएम बनूंगा, पीएम बनूंगा। वो देखिए, वो तो रिस्पेक्टेड सोल्जर है, एंड आई रिस्पेक्ट एवरी सोल्जर। आप कुर्बानी की बात मत कीजिए, वो अच्छी आप पे जचती नहीं है। हाँ सर, आप चलाने की बात सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए हमको। नहीं सर, मैं कौन होता हूँ सर्टिफिकेट देने वाला? मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। आप कर लीजिए डेफेमेशन, मुझ पे आपके पास टाइम है काफी। मैंने तो शुरू हो गया ड्रामा, आप फिर डिफेमेशन पे आ गए। खुद कहते हैं मजाक मत करो, और फिर मजाक में ही उलझे रहते हैं पूरा टाइम। नहीं, सीरियसली कह रहा हूं। आपने मजाक बना के रखा है बच्चों की जिंदगी को, जिनको आप बेवकूफ बना रहे हैं, जिनके हाथ आप पत्थर पकड़ा रहे हैं, जिनको कह रहे हैं बंदूक उठाओ, अल्लाह का काम है। मजाक आप लोग कर रहे हैं उनकी जिंदगी के साथ। सुनिए, काम डाउन। सुनिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये एक पॉइंट बोला है कि जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं, उनने कभी ये नहीं कहा, आतंकवादियों की बात नहीं की, उनने ये नहीं कहा मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके हाथ में AK-40। कुर्बानी तो उस लेक्चरर, इंग्लिश लेक्चरर ने भी दी ना, पामपोर में, क्रू में, जो बेड में बैठा था और आर्मी का एक यूनिट उसके घर में गया, बेड से निकाला, मार के उसको मार डाला, जो आर्मी चीफ ने खुद एक्सेप्ट किया दिस वाज अ डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। अच्छा, वो कुर्बानी, क्या वो कुर्बानी नहीं है? अच्छा, तो उनका नाम ले लेते ना। क्या बोलें आप? कोलैटरल डैमेज बोलें? ना, एक मिनट। देखिए मट्टू साहब, आप हम लोग को मूर्ख मत समझिए। देश की जनता है, एक एक शब्दों का अर्थ समझती है, और किस प्रकार रेडिकलाइजेशन को भड़का रहे हैं ये भी हम समझते हैं। देखिए, ये डिबेट होगा, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, मगर जिस प्रकार के जहर को आप लोग फैला रहे हैं, डरिए, जरा डरिए कि इससे पहले कि आप हिंदुस्तान को जलाएं, आपका घर जल जाएगा सर। कश्मीर जो जन्नत है हिंदुस्तान का, मुकुट है हिंदुस्तान का, आप जला रहे हैं। देखिए, आप जैसे नेता चंद बेनिफिट के लिए, चंद पर्क्स के लिए, नहीं, ये चीफ गुजरात को जलाने वाले लेक्चर मत दें। उस समय सब कुछ ठीक है, गुजरात को जलाने वाले लेक्चर ना दें। जब पावर से बाहर हो गए, इनको गुजरात को जलाने वाले लेक्चर ना दें। सर, गुजरात को जलाने वाले लेक्चर ना दें साहब। आपसे तो माँ के पेट ही नहीं कर सकते, अनबॉर्न बच्चों को मारने वाले लेक्चर मत दो। अरे साहब, मेरा एक सवाल अभय दुबे आपसे है। आप गुजरात की आग की तरफ देखिए जो लगाई थी आपने, ऊपर वाले को जवाब देना है, कैसा जवाब देंगे? छोड़िए, थोड़ा सा ठहर जाइए। आप अपने आकाओं को जवाब दीजिए, आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। 40 मिनट से आपने 4 डेफिनेशन बदल ली हैं, लेकिन किसी डेफिनेशन में फिट नहीं कर पाए इस बयान को अब तक। पानी पीजिए आप आराम से। अभय दुबे, पैलेट गन चल रही थी तो आप लोगों को चुभ रही थी बहुत ज्यादा कि पैलेट गन चला रहे हैं। ये जो फारूक अब्दुल्ला चला रहे हैं सर, आपको लगता है ये पैलेट गन भी डिजर्व करते हैं, या इन पे सीधी कार्रवाई होनी चाहिए सख्त, वैसी जैसी आपके रहते हुए उस समय जवाहरलाल नेहरू के बाद की गई थी? नहीं रोहित जी, एक बात समझ लेनी चाहिए साफ। पहले तो संबित पात्रा जी ने कहा कांग्रेस ने, मैं प्रामाणिक रूप से बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसा बेड़ा गर्क किया देश का और कश्मीर का। अभी जुनैद साहब, आप बड़ी व्याख्या कर रहे थे, ये सनातन भारत की सभ्यता है, हमने 200 वर्षों तक अंग्रेजों से लड़कर अपने प्राणों की आहुति दी है, कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। आपको तकलीफ क्या है ये मैं जानता हूं। आपको तकलीफ ये है कि जो आर्टिकल 370 में अभी आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कब तक थे, आप ये मांग करते हैं कि 53 के पहले का कश्मीर दे दीजिए। आर्टिकल 370 के आधार पर ही हमने वहां गवर्नर को अपॉइंट किया है, वहां पर हमने यूनियन लिस्ट की जो 97 एंट्रीज है उसकी 94 को जम्मू कश्मीर तक पहुंचाया है। स्टेट लिस्ट को बदलने का अधिकार भारत के संवैधानिक शक्तियों के तहत हमने वहां हासिल किया है। आपको यह बता दें कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। आप मुट्ठी भर लोग हो, कांग्रेस पार्टी कहती है गलत हुआ है। कांग्रेस पार्टी तो ऑटोनॉमी की डिमांड को सपोर्ट करती है। कांग्रेस पार्टी तो ऑटोनॉमी की डिमांड को सपोर्ट करती है। वो तो कहती है जो हमने किया पीछे गलत किया। आपने ऑफिशियल स्टैंड पढ़ा है अपनी पार्टी का, आपने ऑफिशियल स्टैंड पढ़ा है अपनी पार्टी का। आप ऑटोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, आप ऑटोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। आपके चिदम्बरम साहब क्या बोलते हैं? आपके चिदम्बरम साहब क्या बोलते हैं? चिदम्बरम साहब क्या बोलते हैं? आप ऑटोनॉमी को सपोर्ट करते हो और यहाँ पे ऑटोनॉमी को अपोज भी कर रहे हैं। इन लोगों को मूर्ख भारतीय संविधान के दायरे में रहते हुए ऑटोनॉमी की बात की है।
ये जो autonomy तो संविधान में ही है, प्रधानमंत्री भी कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री भी तो संविधान में ही था, और उसको अधिकार था कि वो रेटिफाई कर दे। तो क्या कोई बदलाव कश्मीर में नहीं किया जा सकता जो भारत 57 में डिसॉल्व नहीं हुई, 52 में हुई, क्यों नहीं करेगा? 57 में नहीं हुई, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट 57 में नहीं हुई, कश्मीर का हक नहीं साध सकती। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह मुखौटा लगाकर नहीं रखते हैं जो उनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पाकिस्तान का प्रस्ताव लाने वाले फजलुल हक के साथ सरकार बना लेते हैं, जो उनके प्रधानमंत्री कश्मीर में पाकिस्तान का समर्थन करने वालों को समर्थन देकर रखते हैं। हम उनमें से नहीं है। हर हाल में कश्मीर पे सरकारें चलाते रहे सर, आप लोग बरसों बरस कश्मीर पे राज करते रहे सर, लेकिन कश्मीर की समस्या के लिए जिम्मेदार आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिखते हैं, जिनको कभी शायद वो मौका भी नहीं मिला। बिल्कुल है, इसलिए है कि वहां पर टोपी ट्रांसफर कश्मीर का एक शब्द होता है सर चालू भाषा में, टोपी ट्रांसफर। नेहरू से लेकर सर चालू भाषा में एक शब्द होता है टोपी ट्रांसफर करना, वो आप लोग एक दूसरे पे कर रहे हैं, जबकि 2 साल पहले आप लोगों ने 6 साल तक मिलकर सरकार चलाई है कश्मीर में। 2 साल पहले तक आप लोग एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे, जी देखिए, जो बड़ा साझा प्रोग्राम लेकर सरकार चलाते थे। अब मेरा सवाल यह है सुशील पंडित, बिल्कुल, क्या ये डबल स्टैंडर्ड ही जिम्मेदार नहीं है आज कश्मीर की हालत का? और ये भी डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि बयान में लड़कों को कहेंगे तुम गोली चलाओ, अल्लाह का काम है, अल्लाह की राह में जा रहे हो, और टीवी पे आके कहेंगे कि मैंने भड़काने वाला काम नहीं किया। जी रोहित जी, ये इस बात पे हैरान हैं कि 70 साल से ये मोमबत्ती दोनों सिरों से जलाने के आदी थे, और आज आप इसी बात पे आपत्ति कर रहे हैं। इन्हें दिल्ली में कुछ, जम्मू में कुछ, श्रीनगर में कुछ कहने की आदत थी। ये जब अंग्रेजी में बढ़ा देते हैं तो ये हिंदुस्तान के हामी हैं, जब ये कश्मीरी पे उतर आते हैं तो ये हुर्रियत के भी साथी हैं, और ये वहाँ के आतंकवादियों को स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। इन्हें पुरानी पुश्तैनी आदत है मोमबत्ती को दोनों सिरों से जलाने की, और आज ये उसी हक को जता रहे हैं कि हमें ऐसे ही करने दिया जाए। जो लोगों पर फेयर वेदर फ्रेंड कहने की हिमाकत कहते हैं, वो खुद वेदर कॉक्स हैं। वो हवा का रुख देख करके बात करते हैं, वो खुद सड़क पे आकर के लोगों की क़यादत करने के लायक नहीं रहे हैं। उन्हें खुद उन सैनिकों की संगीनों के साए में चलने की आदत पड़ गई है, उन्हीं सैनिकों के बंदूकों की रक्षा में चलने की आदत पड़ गई है, जिनकी मौत को वो जश्न मनाते हैं, कहते हैं कि ये हमारे आतंकवादियों ने मारा है। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें आज मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन कह करके डिग्निफाई करने की जरूरत नहीं है। ये निरे दोगले पॉलिटिशियंस हैं। ये दूसरी तरफ और इस तरफ लगातार बने रहते हैं, और आज इस देश को यह समझने की जरूरत है कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज में और लीडरशिप में हमने 70 साल इन्वेस्ट किया है, वो इस लायक नहीं थे कि उनमें 2 दिन भी इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है, ठीक है संबित पात्रा, लोगों ने आपको भी हालांकि पूरी तरह से इन्वेस्ट करने लायक नहीं समझा, लेकिन कुछ हद तक आपने इन्वेस्ट किया, जिसको आपने पूरा इन्वेस्टमेंट बनाने की कोशिश की महबूबा मुफ्ती के साथ मिलके। क्या उनको भी आप ये फेलियर की फीलिंग तो नहीं देंगे जैसे आज हो रही है सुशील पंडित को? देखिए, बड़ा प्रश्न है कि पूरी तरह इन्वेस्ट करने लायक नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? यही तो रेडिकलाइजेशन है। आपने धर्म के आधार पर, मुझे कहना नहीं चाहिए, धर्म के आधार पर जम्मू कश्मीर को बांट रखा है और उसको और रेडिकलाइज करते जा रहे हैं। देखिए, आपने अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, उस व्यक्ति को सल्यूट करता हूं। और एक बात कहता हूं, आज कांग्रेस बिन पैंदी की लोटे की तरह नजर आ रही है। ठीक कहा चिदम्बरम साहब अभी 10 दिन पहले कह रहे थे, 10 दिन पहले कह रहे थे कि ऑटोनॉमी चाहिए कश्मीर को, और जब जनरल बिपिन रावत जी ने यह स्टेटमेंट दिया था, आपको याद है हमने डिबेट किया था कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि सेनाध्यक्ष अपनी संतुलन खो बैठे, गुलाम नबी आजाद किस प्रकार का बयान दे रहे थे, और आज ये बिन पैंदा का लोटा अचानक मैच्योर हो गया। आप कोशिश भी करेंगे तो ये बिन पैंदा का लोटा मैच्योर नहीं होने वाला है, और 100 साल लगेंगे जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समझने के लिए। काहे परेशान हो रहे हैं सर? प्लीज लड़िए नहीं आपस में। गौरव, लास्ट कमेंट। इस बात की बधाई देनी चाहिए कि शांतिपूर्वक चुनाव हुए, तब भी आप सत्ता की लोलुपता के, और एक ही व्यक्ति जिम्मेदार है कश्मीर के लिए, नेहरू। 10 बार रिपीट कर लीजिए इस बात को। आप लोगों को इससे कोई तनाव नहीं होता, कोई डर नहीं लगता, कोई चिंता नहीं होती
ये नहीं लगता कि कहाँ ले जाना चाह रहे हैं वो आपकी युवा पीढ़ी को। गौरव है, लास्ट कमेंट प्लीज। देखिए साहब, ये टिपिकल फारूक अब्दुल्ला साहब का पहले भी बयान आया था कि ये कश्मीर इनके बाप का नहीं है वगैरह। ये अमूमन ऐसे बयान देते रहते हैं कि जब पहले समस्या खड़ी करेंगे, बहुत बड़ी समस्या खड़ी करेंगे, फिर अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे कि इस समस्या का समाधान मैं फारूक अब्दुल्ला या मेरा बेटा उमर अब्दुल्ला इसको लेकर आए हैं। तो जब ये सत्ता में रहते हैं तब ये देशभक्त बन जाते हैं, और जब ये लोग विपक्ष में रहते हैं कश्मीर में तब ये उल्टी सीधी बातें करते हैं। आज फारूक अब्दुल्ला वैसे हो गए जैसे हम लोग आर्मी में कहते हैं, गोली फायर करने के बाद जो खोखा रह जाता है वो खाली खोखे की तरह रह गए हैं। आई थिंक दिस इज हिज हंट फॉर पॉलिटिकल रेलेवेंस। ये पॉलिटिकल रेलेवेंस ढूंढ रहे हैं। ही इज इररेलेवेंट इन द स्टेट राइट नाउ, और इसी की वजह से ये सब बेफालतू के बयान कर रहे हैं। इमेच्योर, डज नॉट बिहेव अ पॉलिटिशियन ऑफ हिज स्टेचर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। लंबी चली बहस, इसलिए थोड़ा सा जल्दी खत्म कर रहे हैं चर्चा को, ये कहते हुए कि अगर वाकई केवल रेलेवेंस तलाशने के लिए अपनी इस देश के नेता इस तरीके के बयान देंगे, देश के टुकड़े करने वालों को बढ़ावा देंगे, तो वाकई ये देश की सरकार के लिए और सेना के लिए भी सोचने की बात है कि इसका कोई ना कोई ठोस इलाज किया जाने का वक्त आ चुका है।